इतिहास चैप्टर संख्या 10 प्रारंभ करने वाले हैं और इतिहास पाठ 10 जिसका नाम है उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज। टॉपिक का नाम है उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि भारत प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि प्रधान मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा यदि किसी व्यवसाय का महत्व है, इंपोर्टेंस है, तो वो है कृषि। और आज भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 70 साल बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा यदि किसी चीज का योगदान है तो वह है कृषि का। आज भी देश की लगभग 50% से ज्यादा आबादी प्रत्यक्ष रूप से अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने रोजगार के लिए खेती बाड़ी पर ही क्या है, निर्भर है। लेकिन इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि जब अंग्रेज भारत में आया तो प्रारंभ में वह व्यापारी बनकर आया है ना। अंग्रेज प्रारंभ में भारत में आया, एक व्यापारी बनकर आया। लेकिन व्यापारी बनकर आने के बाद धीरे धीरे भारतीयों के कमजोरी को परख गया, जान गया और भारतीयों के कमजोरी को जानकर भारत के शासन व्यवस्था में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। और एक ऐसा समय आया जब केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ गई और भारत कई छोटी छोटी खंडित राष्ट्रीयता में बट गई। तो अंग्रेजों ने इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए भारत की सत्ता को अपने हाथ में क्या कर लिया, ले लिया। और जो छोटे छोटे राज्य थे, नहीं मिल पा रहे थे, उन्हें अलग अलग नीति के तहत अपने साम्राज्य में क्या कर लिया, मिला लिया। तो अंग्रेजों का जब शासन भारत पर हुआ तो हमारे ग्रामीण समाज पर, मतलब गांव के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, इसी बात की कहानी इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला प्रश्न मेरे सामने आता है कि उपनिवेशवाद है क्या। टॉपिक क्या है, उपनिवेशवाद क्या है। लेकिन उपनिवेशवाद की परिभाषा को जानने से पहले हम जानेंगे कि भारत आखिर किसका उपनिवेश था। भारत किसका उपनिवेश था? तो आप सबको पता है कि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। और आपको पता है कि इंग्लैंड को ब्रिटेन और यूके के नाम से भी जानते हैं। और इंग्लैंड एक छोटा सा देश है जो यूरोप महादेश में पड़ता है। इसकी राजधानी लंदन है जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। आपको पहले के क्लास में पढ़ा होगा कि विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। मन में होगा तो औद्योगिक क्रांति क्या है? तो जब वैसी स्थिति जब किसी वस्तु का उत्पादन हाथ से न करके मशीन से किया जाए, तो हाथ के बजाय मशीन से जब वस्तु का निर्माण होने लगे तो उत्पादन में आसातीत क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। अचानक उत्पादन बहुत तेजी से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कल कारखानों के क्षेत्र में होने वाली इसी क्रांति को हम औद्योगिक क्रांति के नाम से। औद्योगिक क्रांति में क्या होता है कि वस्तु का उत्पादन मशीन से होने लगता है। और जब वस्तु का उत्पादन मशीन से होगा तो यहाँ पर एक होगी उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और नियम कहता है कि जब उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बाजार में उस वस्तु की उपलब्धता क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। और जब वस्तु की उपलब्धता ज्यादा होगी तो इकोनॉमिक्स के एक रूल है, मांग का नियम, क्या कि मार्केट में जब किसी वस्तु की उपलब्धता ज्यादा हो जाती है तो उसका मूल्य घट जाता है। और दूसरी है पूर्ति का नियम, जब वस्तु की उपलब्धता कम होती है, माने मांग का ही नियम है,
तो उसका कीमत क्या होता है, बढ़ जाता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, नहीं मैं बताऊं, पढ़ाऊंगा वहां तो मैं चर्चा करूंगा, नहीं लागू होने के पीछे अलग रीजन है, बात समझ गए। क्योंकि कीमत घटने पर भी उसके उपयोग को बढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ, अलग बात है कि मनीष शर्मा जैसे ऐसे महापुरुष हैं हमारे इस मातृभूमि पर, नमक अगर फ्री में हो तो ये नमके खा के काम चला लेगा। नहीं लागू इसलिए ना होगा कि आप कीमत घटने पर भी आप उसका प्रयोग ज्यादा नहीं कर सकते हो, और कीमत अगर 1000 रुपये किलो हो जाएगा फिर भी ये नहीं कि उपयोग छोड़ दोगे, जितना उपयोग करते थे उतना ही करोगे, क्योंकि उससे कम अगर करोगे तो यूटिलिटी आपको मतलब उपयोगिता नहीं मिलेगी। तो इंग्लैंड का उपनिवेश था, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। तब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई, बड़े पैमाने पर वस्तु बनने लगे, तो इंग्लैंड के कुछ उद्योगपति थे जो इंग्लैंड के महारानी से मिला। उस समय इंग्लैंड में रोमनोव वंश का शासन था। कौन वंश? रोमनोव वंश का शासन था, और भारत में मुगल वंश का शासन था। रोमनोव वंश की महारानी का नाम था एलिजाबेथ। नाम एलिजाबेथ नहीं है, पदवी है, ये नाम कुछ और सा अटपटा है। और मुगल वंश इंडिया में शासन था, उसका नाम शासक था अकबर। क्या नाम था? एक प्रश्न आता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और आपको बताया था मैं पिछले क्लास में, ये आपसे पहले पढ़े हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में रोमनोव वंश का शासन था, और महारानी का नाम था एलिजाबेथ। इस वर्ष भारत में मुगल वंश का शासन था, और जो राजा थे कौन थे? क्योंकि मैं ही आपको बताया हूं पार्ट 6 में, या आप पहले भी जानते थे कि अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक था, तो यहाँ अकबर आ गया। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को BIBEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, किस कंपनी की स्थापना हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और यह किसी इंग्लैंड का सरकारी कंपनी नहीं था, न ही इंग्लैंड के किसी एक व्यक्ति का कंपनी था। इंग्लैंड की एक संयुक्त कंपनी थी, जिसे कई लोगों ने मिलकर दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए खोला था, और महारानी से जाके अनुमति मांगी कि हमें दूसरे देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दिया जाए। और दूसरे देश मतलब भारत आने के समुद्री रास्ता की खोज हो चुकी थी, तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में व्यापार करने की अनुमति दिया जाए। तो महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष, कितना वर्ष? 15 वर्ष तक भारत में व्यापार करने की अनुमति दिया। कहा कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, सरकार का किसी प्रकार का दबाव नहीं आएगा, जनता का विद्रोह नहीं होगा, तो आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपके व्यापार की अवधि को बढ़ाया जाएगा। भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्रतिनिधि को भेजा था। उस प्रतिनिधि का नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? क्योंकि जिस जहाज से चल गया था उस जहाज का पायलट भी यही था, चालक भी यही था। हेक्टर नामक जहाज से आया था। पूछा था केबीसी में, जहाज का नाम था हेक्टर। उस जहाज का ड्राइवर भी यही था और मेन प्रतिनिधि भी यही था। कैप्टन मुनरो आया है, कैप्टन हॉकिंस आया। इसका आगमन 1608 में हुई थी, और शायद आपको बताया हूं कि 1608 ईस्वी में मुगल वंश का चौथा राजा था, जिसका नाम क्या था? जहांगीर। गलत कैसे?
क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। जहांगीर के दरबार में आया, और मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व हमारे भारत पर पुर्तगालियों का प्रवेश हो चुका था भारत में, और भारत के समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों का दबदबा था। पुर्तगाली सोचा यदि इंग्लैंड आ गया तो हमारी स्थिति थोड़ी सी क्या हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के रूप में हम सब क्या है, आगे हैं। तो पुर्तगालियों ने जहांगीर को कान भर दिया, कुछ सिखा पढ़ा दिया कि ये आएगा तो गड़बड़ा जाएगा, पोजीशन बड़ा चुंगला होता है, ये सब चोर चक्का होता है, लेके भाग जाएगा। जहांगीर उसके बाद तुम्हें आ गया, और कैप्टन हॉकिंस को व्यापार करने की अनुमति नहीं मिला। फिर भी कैप्टन हॉकिंस माना नहीं, मुगल क्षेत्र के बाहर मसूलीपट्टनम में अपना व्यापार करना शुरू कर दिया। कैप्टन हॉकिंस के बाद दूसरा भारत आने वाला अंग्रेज था सर टॉमस रो। और आप बता दें, सर टॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में ही आया था। कब आया था? इमामुद्दीन। कैप्टन हॉकिंस के बाद इंडिया आने वाला दूसरा यदि कोई अंग्रेज प्रतिनिधि था, हालांकि ये कंपनी का प्रतिनिधि था और ये इंग्लैंड के सम्राट का प्रतिनिधि था, मतलब ये राजदूत बनकर आया था कि जाओ आज्ञा उनसे मांगो, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के लिए। और ये आया था 1615 में आया था। किसी बात को कहने का एक तरीका होता है। शायद सर टॉमस रो जहांगीर को जो समझाने आए थे, समझाने में क्या हो गए, सफल हो गए। और सर टॉमस रो को जहांगीर ने भारत में व्यापार करने की क्या दे दिया, अनुमति दे दिया। और अनुमति मिलने के बाद अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहां खोला? सूरत में खोला। सूरत कहां है? गुजरात में। कई बार पूछा गया प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में पहला व्यापारिक कोठी, पहला व्यापारिक कारखाना कहां खोला? सूरत में। अंग्रेजों का प्रारंभिक उद्देश्य जो था वह था व्यापार करना। अंग्रेजों का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। लेकिन अभी हमने थोड़ा देर पहले कहा कि भारत की राजनीतिक परिस्थिति को देखा। क्या देखा? तो एक बार की कहानी मैं बता दूं। सुदामा को हमने 2-4 दिन पहले कहा कि बुआ रे, किसी का पेन गिरल है उठा कर खाना, सर जी हमार थोड़ी नहीं, दूसरा के जाए तो कुछ होता है। ऐसा के वो समय के महापुरुष था, अपने खेत में कुदाल चला रहा था। अंग्रेज बिजनेसमैन था, अपना घोड़ा पर सामान बेच के आया। उसको लगा था लघु शंका, ये मतलब पेशाब करना था, आप लोगों के शब्दों में घोड़ा को खड़ा कर दिया, सड़क पर चला गया, सड़क के नीचे। घोड़ा शायद भूखा था, आगे बढ़ गया, गेहूं के खेत में गेहूं लगा चरने। बगल वाला किसान कुछ नहीं बोला। वो आया, कहा कि क्या सुदामा जी आप इसको भगा देते थोड़ा सा, हमारे थोड़ी नहीं निरंजना के हम कहला। अंग्रेज वहां समझ गया कि भारतीयों में एक बुराई है कि इसको क्षति होगा तब विरोध करेगा, अगर इसको क्षति नहीं होगी तो विरोध नहीं करेगा। और इसी खंडित राष्ट्रीयता का लाभ उठाया, और खंडित राष्ट्रीयता का लाभ उठाकर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत भारत के एक एक देशी रियासत को अलग अलग पॉलिसी के तहत, पढ़ेंगे चैप्टर में कौन कौन पॉलिसी था, सो 11 चैप्टर में पढ़ना है, अलग अलग पॉलिसी के तहत अपने साम्राज्य में करना शुरू कर दिया। ग्रामीण कहावत है, बिलाई के भागे शिकहर टूटल। संयोग से एक परिस्थिति आई। परिस्थिति यह हुआ कि आपको मैंने पढ़ाया है कि मुगल वंश के अंतिम महान शासक औरंगजेब था, जिनकी मृत्यु 1707 में हो गई। और औरंगजेब के मर जाने के बाद मुगल साम्राज्य कई छोटे छोटे रियासतों में, खंड में टूट गया, केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने के कारण। और उनके ही जमींदार लोग मुगल साम्राज्य से कई छोटे छोटे साम्राज्य का स्थापना कर लिया, रियासत का स्थापना कर लिया। हम अन्य जगह तो नहीं जाएंगे, इसी में हम एक नाम लेंगे, बंगाल। उस समय सबसे जो समृद्ध और बड़ा एक प्रांत था
वह था बंगाल मुगल काल में। उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बांग्लादेश को मिलाकर एक रियासत था। सोच लो, संपूर्ण बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहारी सब मिलाकर एक वो था बंगाल प्रांत। अलीवर्दी खान वहां के नवाब हुआ करते थे। बंगाल के राजा को नवाब कहा जाता था। नवाब थे, लेकिन उनके पास अपना कोई संतान बेटा नहीं था, केवल बेटी थी। और दुर्भाग्य 1756 ईस्वी की कहानी है। अलीवर्दी खान की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और अलीवर्दी खान के मर जाने के बाद उनके साथ हमेशा उनका एक नाती रहा करता था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला उनका नाती था। अपने नाना के मरने के बाद, नाना का नाम क्या था? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के मरने के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का क्या बना? नवाब बन गया 1756 में। 1756 में नवाब कौन बना? हाँ, सिराजुद्दौला। क्या बना? कहाँ का नवाब बना? बंगाल का नवाब बना। जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल का क्या बना? नवाब बना। तो आपको बता दें, अंग्रेज का जब भारत में व्यापार शुरू हो गया, यदि आप मॉल में सामान खरीदने गए हैं तो हर मॉल का एक मैनेजर होता है। बात समझ गए? तो उसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने भारत के व्यापार को देखरेख करने के लिए, आपके शब्दों में, एक मैनेजर को बहाल किया था। उस मैनेजर का नाम शुरू में था गवर्नर। क्या नाम था? बाद में इसी पद को प्रोन्नत करके गवर्नर जनरल में बदला गया। व्यक्ति वही था, पद का पावर क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। तो उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने राजा से बिना पूछे, सिराजुद्दौला से बिना पूछले, लगा बंगाल में अपना किला बनवाने। क्या बनवाने लगा? किला बनवाने लगा। किला मतलब होता है घर, बाउंड्री, ताकि यहां पर अपने सामान को मैं सुरक्षित रख सकूं और कुछ सेना भी, सिपाही भी यहां अपनी सुरक्षा के लिए रख सके। तो सिराजुद्दौला के काल में अंग्रेजों ने बंगाल में किला बनवाना शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी सिराजुद्दौला को मिली कि आपके रियासत में, आपके साम्राज्य में, आपके अनुमति के बिना अंग्रेज किला बनवा रहे हैं। सिराजुद्दौला आदेश दिया कि किला को बनवाना क्या करो, रोको। तुम व्यापारी हो, केवल और केवल क्या करो? व्यापार करो, बिजनेस करो। इससे आगे दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं। लेकिन बात को माना नहीं। इससे सिराजुद्दौला क्या हो गए? क्रोधित हो गए और हमला बोल दिए। 1756 में ही क्या कर दिए? हमला बोल दिया उस पर। गया, जो कुछ सिपाही खड़ा था, ईंट उठ के जुड़ा रहा था, गया तो खुबनिया से झड़प हुआ, छोटा सा मैंने मारपीट हुआ। लेकिन राजा का फौज गया था, देखा कि हम क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। मैक्सिमम लोग लगा भागने। भाग करके कुछ अंग्रेज भागा और भाग करके बंगाल की खाड़ी में एक टापू है, उस टापू का नाम है फुल्टा। हाँ, फुल्टा द्वीप पर जाके भाग के चला गया। लेकिन इसमें से 128 को क्या हो गया? पकड़ा गया। 128 को क्या हो गया? पकड़ा गया। 128 को पकड़ा गया। और सिराजुद्दौला, देखो ये कहानी जो मैं कह रहा हूं आपके पुस्तक में नहीं है, और किसी भी भारतीय इतिहासकार ने इस कहानी का, जो इसके बाद में बोला, को चर्चा नहीं किया है। एक अंग्रेजी इतिहासकार ने लिखा है, उसका नाम है हॉलवेल। और सिराजुद्दौला जब 128 को पकड़ा गया, 128 को अंग्रेज को क्या किया? ये सब क्या था? अंग्रेज था। लाया और 9 गुने 12 के कमरा था। मई जून का महीना था।
उस कमरा में 128 को क्या कर दिया, बंद कर दिया। पतला सा कमरा था, खिड़की रोशनदान नहीं था, किसी कैदी जेल के समान था ही, वो कमरा में बंद कर दिया। और कल जब कमरा को खोला गया तो 128 में से 100 मात्र 5 गो जिंदा था, बाकी दम घुट कर क्या हो गया, मर गया। इतिहास में इस घटना को हम काल कोठरी की घटना कहते हैं। काल कोठरी की घटना ये भी 1757 में हुआ था। काल कोठरी की घटना घटी, इस बात की जानकारी अंग्रेज गवर्नर को मिला, जो बंगाल का गवर्नर था उस समय, गवर्नर नहीं गवर्नर था बंगाल का। वो बड़ी क्रोधित होकर आया कि चलो आर पार की लड़ाई हो जाता है, क्या ऐसा कर दिया। उस समय मद्रास में था, यह घटना घटी, मद्रास में अपना किला बनवा रहा था, मैंने बनाने का षड्यंत्र रच रहा था। अंग्रेजों ने भारत में 2 किला बनवाया, दोनों में से एक प्रश्न हर साल पूछता है। बंगाल में जो किला बनवाया उसका नाम है फोर्ट विलियम, और मद्रास में जो किला बनवाया उसका नाम है सेंट जॉर्ज। उस समय मद्रास के कारोबार देखने गया तो उस पता चला, बहुत जल्दी भागते भागते यहां आया, लेकिन देखा सिचुएशन देखा कि यदि अभी हम लड़ते हैं सिराजुद्दौला से, लड़ाई में क्या हो जाएंगे, हम हार जाएंगे। अतः होशियारी से काम लिया और सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने एक संधि कर दिया, उसका नाम है अलीनगर की संधि। अलीनगर की काल कोठरी की घटना के बाद, हालांकि भारत के इतिहासकार इस काल कोठरी की घटना को नहीं मानते हैं, क्योंकि अंग्रेज बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए बात रच दिया है। क्योंकि 9/11 के कमरा में 9 गुने 12 के कमरा में 128 को घुसबे नहीं करेगा, तो घुसा के रख दिया। कहना कैसे तो घुसा देते, गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही बोल रहा हूँ। लेकिन हमारे ऐसे महापुरुष लोग हैं, आगे 3 पर बैठते हैं, लेकिन अब फैली में बैठा, भूख ले रहा हूँ, सुख ले रहा हूँ, 9 पर हम तो 9 पर हम कोनो बात नहीं, लेकिन आगे ना बैठा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न है, अलीनगर की संधि कहते हैं, संधि किया अंग्रेजों ने, लेकिन संधि में उद्देश्य ये नहीं था कि शांति करना, संधि का उद्देश्य था कि नवाब के मुख्य लोगों को पहचानना, किसका मेन आदमी कौन है। और आपको बता दें, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसका नाम था मीर जाफर, देश का दूसरा गद्दार। क्या जी, पहला कह दे जयचंद्र नहीं, पहला गद्दार देश का एक जयचंद्र था। तो इसे कर, लेकिन था ना, मेरे नजर में गद्दार था जयचंद्र, और दूसरा गद्दार अपने देश का था मीर जाफर, जो सत्ता के लिए अपने बहनोई को मरवा दिया। अभी वहां आएगा, चलेंगे चर्चा। मतलब मीर जाफर इसका सेनापति था सिराजुद्दौला का, लेकिन मालूम है क्या था, 7 बहनोई का रिश्ता था दोनों में। इसका जो जगत सेठ भी था, एक मानिक चंद्र भी था। तीनों विश्वास पात्र के बैंकर था बंगाल का, बहुत प्रकार जगत सेठ बैंकर था वहां का। अंग्रेजी से मिला, लास्ट में जाकर तीनों से सौदा किया। जब मीर जाफर को अलीनगर की संधि के बाद मिला तो कहा कि आप हमको सपोर्ट दीजिएगा तो आपको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। क्या बना देंगे? नवाब बना देंगे। जगत सेठ को कहा कि थोड़ा हमको आप सपोर्ट कीजिए, तब पूरा हम आपको बीते मंत्री बना देंगे, टेंशन क्या ले रहे हैं। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ना होता है कि रहीम जी एक बात लिखा है कि जो रहीम ओ छो बढ़े तो अति इतराई, अब प्यादा सो पहजी भयो टेढ़ो टेढ़ हो जाए। इंसान को पद तब दो जब उसकी औकात हो, ना बोले। जूता कोई सोने के बनवा देगा तब माथा में नहीं पहनना कभी जीवन में। अगर आगे बढ़ना तो जान सीख लो मेरे बात को। डायमंड कहीं, लेकिन जूते का डिजाइन है तो क्या उसको माथा बदलेंगे हम? कहीं हम जा रहे थे कल, एक में तो हम कल पढ़ाते, एक ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा था, बहुत दिनों से चले आ रहा था, मेरा नहीं था।
तो वही बात हुई, तो उन्होंने कहा कि सर नीतीश इसलिए पद जी आ रहे हैं हमारे पद में क्योंकि इनका विकल्प जो है तगड़ा नहीं है, नहीं मैच्योर्ड नहीं है। अगर मैच्योर्ड होते, अगर लालू जी जेल में नहीं होते, इनका नानी याद करा देते। हाँ पूरा, लालू जी रहते तो इनको हर तो प्रेजेंट ऑफ माइंड ही इतना है। यहाँ तो तैका दरवाज बोलता कुछ तक भोरे पर आ जाता है, उम्र बना 30 साल से कम है। बात सही बोला उन्होंने, जो भी बोला। तो मैंने ये कहा कि तीनों लायक नहीं था, इस एक पीओ के पद के लायक था। कहा कि तुमको हम वित्त मंत्री बना देंगे, अलवला आके कहा कि चल तो हम साथ देबो। और यही कहानी हुई कि जुलाई 1757 में, जुलाई 1757 में पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा मैदान है बर्धमान जिला में, कर्मनाशा नदी के किनारे। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिला में कर्मनाशा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा फील्ड था। वो फील्ड में पलाश का पेड़ बहुत ज्यादा था। किसका पेड़ था? पलाश। केबीसी में पूछा गया प्रश्न है 3,60,000 का। किस भारत के किस युद्ध का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा है? तो पलाशी का युद्ध। तो पलाश का पेड़ बहुत ज्यादा था मैदान में। इसी पलाश के पेड़ का ज्यादा होने के कारण 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को हम पलाशी का युद्ध के नाम से मानते हैं। पलाशी का युद्ध, पलाशी का युद्ध कब हुआ? अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। युद्ध तो एक फॉर्मेलिटी था। युद्ध का निर्णय तो युद्ध के 2 महीना पहले हो गया था, जब सिराजुद्दौला के विश्वास पात्र लोग क्या हो गया था, बिक चुका था। किसके हाथ? एक वित्त मंत्री के नाम पर, तो एक नवाब बनने के नाम पर बिक चुका था। लड़ाई तो शुरू हुआ। मोहन जो थे सिराजुद्दौला के विश्वास पात्र, वो अपने मोर्चे पर बढ़िया से लड़ रहे थे। सेनापति ने सेना को लड़ने का आदेश ही नहीं दिया और अंग्रेज की सेना बंगाल की सेना को क्षति पहुंचाते जा रहा था। राजा था, समझ गया कि हमारा सेनापति बिक गया, अपना रथ को लेकर भागने लगे। मिर्जाफर का बेटा जिसका नाम था मीरन, क्या नाम था? मीरन इसका नाम था। मीरन ने क्या किया, अपने फूफा कह सकते हो, गर्दन काट दिया, मार दिया उसको। सिराजुद्दौला की क्या होती, हत्या कर दी जाती है और ये मर गए। तो बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने किसे बनाया? मिर्जाफर को। 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब कौन रहा? मिर्जाफर। इसे रॉबर्ट क्लाइव, इस समय अंग्रेज के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के भी प्रथम गवर्नर थे। मिर्जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का सियार, गिद्दर कहा जाता है। आई रॉबर्ट क्लाइव का कठपुतली था, लकड़ी का खिलौना था। हाथ ना कर दो घुमा ले, ना कर दो घुमा दिया, नचा होता नाचता था। जो कहता रॉबर्ट क्लाइव, मिर्जाफर वही कहता। राजा बनने की खुशी में उस समय बहुत सारा धन संपत्ति दिया था। हाथी के दांत के बने कुर्सी दिया था मिर्जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को। उसकी पत्नी को एक साड़ी दिया थी, पूरा में सोने का काम किया हुआ। वो सब चीज रखा हुआ है। बंगाल में एक शहर बिल्डिंग है विक्टोरिया पैलेस, उसमें सब चीज रखा हुआ। मैं वहां घूमने गया था। संग्रहालय है विक्टोरिया पैलेस। बहुत गिफ्ट दिया। अब मिर्जाफर राजा तो बन गया, वही करता था जो रॉबर्ट क्लाइव कहता था। लेकिन इसके पल में जितना रुपया पैसा था, धन दौलत था, सब धीरे धीरे क्या कर लिया, टाल लिया। अब देखेगा पास में कुछ हो। अरे गन्ना को हम तब तक चूसते हैं जब तक उसमें रस होता है, और रस में गायब होगा तो सीठी चूसेगा, कुछ मिलने वाला है नहीं। तो अंग्रेज तो होशियार था। मिर्जाफर ने कहा कि बेटा तो रहे वाला ना, चलो डिसमिस हो।
एक पद पर से क्या कर दिया, हटा दिया। और मिर्जाफर को पद पर से हटाकर इसी का एक दामाद था, नाम था मीर कासिम। मीर कासिम जैसे लोग अगर मिल जाते देश को उस समय तो अंग्रेज को दाल गलता कहा। कट्टर राष्ट्रभक्त था, अपना ससुर की नीति के एकदम विरोधी था। कहा कि दलाल कहां से आ गया देश में। मुसलमान का तो परिभाषा होता है जिसका ईमान पवित्र हो, मुसल्लम हो, जिसका ईमान उसी को मुसलमान ही दलाल है। ये जो सत्ता के लिए अपने बहनोई को नहीं छोड़ा वो देश का क्या हो सकता है जी, कुछ नहीं हो सकता है। कहा कि हमको तुम तो अंग्रेज को गराई को कहा तू तो सौदागर है, हमको इसलिए बने तो सौदा किया था। कहा कि 14 करोड़ रुपया दो। कितना रुपया? 14 करोड़ रुपया दो, हम तुमको बंगाल का नाम बना दी। इस मौका की तलाश रहा था मिर्जाफर। मीर कासिम ने क्या किया, हर महादेव 14 करोड़ रुपया जहां से इकट्ठा हुआ अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर, अपना निजी कुछ आभूषण को बेचकर 14 करोड़ रुपया अंग्रेजों को दे दिया। और 1760 में मिर्जाफर के जगह अंग्रेजों ने मीर कासिम को अपना क्या बना लिया, नवाब बना दिया। कहाँ का? बंगाल का नवाब बना दिया। अब बंगाल तो बन गया तो यहाँ पर एक बात हुई, हमने पहले ही कहा कि मीर कासिम कट्टर राष्ट्रभक्त था, राष्ट्रवादी था। बात बुझ गए। अब अंग्रेज को तो बहुत पैसा हो गया। और एक और बता दूं कि अंग्रेज इतना पैसा कमा लिया था, कंपनी के कर्मचारी लोग, कंपनी घाटा में जा रहा था। कंपनी क्या हो रहा था? घाटा में जा रहा था। और कंपनी के कर्मचारी करोड़पति, अरबपति, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन पति बनते जा रहे थे। कंपनी ने महारानी से डिमांड किया कि हमें इतने कर्ज की जरूरत है। रॉबर्ट क्लाइव जो कि बिगबंगा था, इसका बेटा इंग्लैंड के सीनेट का ये हो गया और कहा कि कंपनी के हित में कानून बनाओ। कहा कि मंत्री सपोर्ट नहीं करेगा तो मंत्री को खरीद लो। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव चपरासी मंत्री को खरीदने का क्या रखता था। महारानी को शक हो गया कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रहा है। इसी गड़बड़ी की जांच पड़ताल करने के लिए मैं चर्चा करूंगा बाद में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। खैर वहां हमको भी जाना नहीं है। मीर कासिम बना तो सुधार लाना चाहा। पहले बताते बंगाल की राजधानी थी, कहां थी बंगाल की राजधानी? मुर्शिदाबाद। कहां था? मुर्शिदाबाद राजधानी थी बंगाल की। जैसे ही मीर कासिम बना तो इन्होंने मुर्शिदाबाद से राजधानी को लाया। कहां? मुंगेर, बिहार। मुंगेर जहां रेलवे का सबसे बड़ा वर्कशॉप है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा रेलवे का वर्कशॉप है मुंगेर में। सिगरेट कारखाना भी वहां है, इंपीरियल टोबैको कंपनी। और मुंगेर लाया, राजधानी देखा कि राजधानी बदल लेंगे तो वहां तक अंग्रेज का दबदबा है, दबदबा यहां रहेगा नहीं। और भागलपुर में इन्होंने एक बंदूक फैक्ट्री खोला था। क्या कहेंगे, अंग्रेज सब इसलिए हार जाते हैं क्योंकि अंग्रेजों के पास बंदूक है, मेरे पास बंदूक। अपने सेना के एकदम आधुनिकीकरण से गठन कर लिया, राजधानी बदल लिया, बंदूक फैक्ट्री खोल लिया। और जब 2 साल के बाद कौन आया? वही रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से कहां आया? भारत आया। तो देखा कि तो स्थिति बदल गया, राजधानी बदल लिया, बंदूक फैक्ट्री खोल लिया। ये तो मेरे लिए खतरा हो सकता है। क्या हो सकता है? खतरा दे सकता है, हमको कभी भी दगा दे सकता है। तो वही पुनः अंग्रेजों ने क्या किया, मीर कासिम को पद पर से क्या कर दिया, हटा दिया। और अपने पुराने शियार, देश के गद्दार मिर्जाफर को पुनः बंगाल के नवाब बना दिया। कहा कि कम से कम विरोध तो करता है। हाँ कर जी सर, सर नो सर, नो सर नहीं बोलना है। जैसे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में नियम है, अगर डीएसपी के सामने यहाँ दरोगा जी जाएंगे तो कहेगा यस सर, जी सर, तो गाली देगा जी सर। तो आप ही रहो तो जी सर, तो छोटा है तो जी सर, नो नहीं कर तो लतिया देगा वो। यही बुराई है।
सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ? भाई ऊंचे पद पर जाने को इतने करप्ट हो जाते हैं जिसका कोई हिसाब आया दारा नहीं है, जान लो। हाँ कुछ भी हो, जी सर, ये सर, जी सर, ये सर, ये तो गलती है। जी सर, इस सर क्या करता है, विरोध करो एक बार में, और इसी का नाजायज फायदा उठा लेता है। और नीचे वाले पद पर लोग जो काम करते हैं उसकी मनोबल टूट जाती है, लगता है कि हमको गुलाम बना दिया गया है। भाई इसको भी अभिव्यक्ति की आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन वहां मन मन गड़ी आता है, क्या करेगा, खोल के करेगा तो लतिया देगा। क्योंकि वो जो बड़े बड़े पद पर गए हो तो राजनेताओं के दलाल होते हैं वो लोग। अगर खुलासा हो तो भारत के 99% पदाधिकारी अंदर हो चल जाएंगे। महीना 80,000 के और 2 साल में 80 करोड़ का प्रॉपर्टी रज लेते हैं। ननू मरा रहा है, बड़का मछली ननू पकड़ा रहा है जो रोटी चोराता है। मक्खन चोरी करने वाले को पकड़ो तब देश सुधरने वाला है। पोठिया को पकड़ रहा है, वो किसी के षड्यंत्र में आके पोठिया मार रहा है, ओकरा पकड़ रहा है। अरे व्हेल को जो पकड़ो पहले, तब देश में सुधार आएगी। तो मेरे हाँ तो समुद्र में उतरो, नहीं तो पकड़ना ही छोड़ दो, जनता पर छोड़ दो, जनता हिसाब बराबर कर लेता है 5 साल में। मिर्जापुर पुनः सत्ता में आया, अब यहाँ पर मीर कासिम को क्रोध आ गया कि भाई ये तो गड़बड़ी कर रहा है, कुछ ना कुछ व्यवस्था में चेंज करना पड़ेगा। व्यवस्था में चेंज क्या होगा सुन लो। तो मीर कासिम थोड़ा राष्ट्रवादी था, कि जा करके मिला दिल्ली के राजा से। उस समय दिल्ली के जो राजा थे नाम था शाह आलम द्वितीय। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? कहा कि हम अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने जा रहे हैं, आप हमको सपोर्ट करिए। तो कहा कि भाई हमारे पास पैसा ना हो, सेना सब ले लो, हम तुमको तन से सपोर्ट करेंगे लेकिन धन से नहीं, क्योंकि धन तो है ही नहीं। तो धन में सबसे अधिक उस समय था अवध के नवाब के पास, और उस समय अवध के जो नवाब थे उसका नाम था सुजाउदौला। कहाँ के थे? अवध के। आई कहाँ के थे? दिल्ली के। कहा कि जितना सेना ले लो रुपया ले लो, हम देंगे, खाली अंग्रेज मुक्त होना चाहिए इंडिया। और हुआ क्या कि कहानी 1764 की है। कब की है? 64 की कहानी है। यहां हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में शाह आलम द्वितीय, सुजाउदौला और कौन? मीर कासिम। कौन? मीर कासिम। 3 गो के संयुक्त सेना था। नेता था कौन? मीर कासिम। घमासान युद्ध हुआ, बिहार में ही बक्सर है, घमासान युद्ध हुआ। लेकिन दुर्भाग्य टेक्नोलॉजी के कमजोर होने की वजह से, और 3 अलग अलग राजाओं की सेना थी, सब में तालमेल नहीं बैठ पाया। इस तालमेल न बैठने के कारण इस लड़ाई में भी हम क्या हो गए? हार गए। बक्सर के युद्ध में भी क्या हो गए? हार गए। लेकिन एक बड़ा दुर्गामी परिणाम हुआ कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने दिल्ली के राजा शाह आलम द्वितीय को हराया था। कि बहुत भारी बात हुआ भारतवासियों के लिए, और अंग्रेजों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया। अब जैसे ही हरा दिया तो अंग्रेज एक संधि किया 12 अगस्त 1765 को। कहा था? इलाहाबाद में। कहा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद की संधि। मीर कासिम तो हार गया, तो भाग गया, भागते भागते नेपाल चला गया। तो आया पटना में 130 को अंग्रेजों को काटा, जिसको पटना हत्याकांड के नाम से जानते हैं। कई जगह अंग्रेजों को मारते उड़ते भाग आई क्रोध में। बीपीएससी में जाओगे तो हम मुख्य परीक्षा में पटना हत्याकांड से का प्रश्न आया है, जीएस पेपर में। पकड़ा गया ये दोनों के साथ मिलकर अंग्रेजों ने 12 अगस्त 1765 को एक संधि किया। इस संधि का नाम क्या है? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के द्वारा अन्य बात तो छोड़ दिए जाए कि ये जो बन गए सालम द्वितीय, अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गए। कहा कि अब कुछ नहीं, राजा नहीं बनना है, शासन तुम्हारे नाम से चलेगा, शासन आपके ही नाम से चलेगा, लेकिन साल में आपको 26 लाख रुपया हम देंगे।
हाँ, यही में अपनो खर्चा निकालो, सेलो को पेमेंट करो। शासन आपके नाम से होगा लेकिन शासन चलाऊंगा मैं। तो यहाँ पर पेंशन भोगी बना दिया, 26 लाख रुपया देना तय किया। कहा कि ऐसे कहीं काम न चलेगा तो सुजाउद्दौला को कहा कि तुम 2 गो जिला दे देना, एक इलाहाबाद और एक करा जिला दे दो ताकि अपने खर्चा वर्चा चलाएंगे। बंगाल में द्वैत शासन माने दोहरा शासन शुरू हो गया और बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। मतलब अंग्रेजों को यहाँ पर दीवानी अधिकार मिल गया। और यहीं से इसी 1757 के पलासी के युद्ध से, किस युद्ध से? पलासी के युद्ध के बाद व्यापार करने वाली कंपनी क्या करने वाली? शासन करने वाली कंपनी के रूप में क्या हो गई? बदल गई। और आपको बता दें कि 1757 से 1947 तक अंग्रेजों ने क्या किया? भारत पर शासन किया। और ये 1757 से ये जो 1947 हो गया, 190 वर्ष। कितना हो गया? और ये 190 वर्षों के शासनकाल को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक आता है कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, और एक आता है महारानी का शासन। कंपनी ने 1757 टू 1857 तक शासन किया। मतलब कई साल? 100 वर्ष। जिसको हम 1857 का विद्रोह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह में अंग्रेज भले ही ना हारा, लेकिन एक बात तो तय हो गया कि जो विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्रियाकलाप है वह क्रियाकलाप भारतीयों के लिए शायद अच्छा नहीं है। अगर अच्छा होता, भारत में सुधार होता तो कभी विद्रोह नहीं करता। विद्रोह तब होता है जब जनता की भावनाओं का कदर नहीं किया जाता है, सरकार उसकी आकांक्षाओं, इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करती। बात बुझ गए? तो विद्रोह हुआ। महारानी कही कि भाई तोरा सबका हाथ से काम चलने वाला नहीं है। यहीं पर एक एक्ट आया था 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के हाथ में से शासन छीना गया, चला गया महारानी के हाथ में। और 1858 से 1947 तक, मतलब कई साल? 90 वर्ष महारानी ने शासन चलाया। अब यहाँ मेरे मन में एक प्रश्न आया था। पहला प्रश्न मैंने यहाँ चर्चा किया था, उपनिवेशवाद क्या हमने परिभाषा दिया नहीं, जहां तहां इधर भटक गए। लेकिन भटके गलत नहीं भटके, सारा बात एक लाइन लिखा है आपकी पुस्तक में, एक लाइन लिखा है, लेकिन बताना तो पड़ेगा। अब इसका मतलब समझिए कि उपनिवेशवाद है क्या। एक बार जान लो, उपनिवेशवाद को ही हम साम्राज्यवाद भी, परिभाषा आप लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो जानते हैं। जो भी छात्र थोड़ा सक्रिय है जानता है कि जब कोई शक्तिशाली देश, जब कोई धनी देश अपने से कमजोर लेकिन प्राकृतिक संसाधन से संपन्न देश पर, देखो गरीब कमजोर हो, गरीब हो अलग बात है, लेकिन उसके पास प्राकृतिक संसाधन हो, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, लोहा हो, सोना हो, हीरा हो, बॉक्साइट हो, अयस्क प्रचुर मात्रा में हो, भूमि संसाधन उसके पास बढ़िया हो, तो जब कोई शक्तिशाली देश, जब कोई धनी देश अपने से कमजोर लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण देश पर अपना अधिकार कर लेता है और वहां के संसाधनों को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है और वहां के शासन को भी अपने हित के लिए चलाने लगता है, वहां के जनता के हित से उसका कोई लेना देना, उस देश के हित से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा क्या कहेंगे? गलत सही? जैसे आप मेरे यहाँ आए हो कि आपका क्या हो, हित हो, हम आपसे शुल्क क्यों लेता हूं? ताकि मेरे अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान से आपको हम बौद्धिक क्षमता का विकास कर सके, सोचने समझने तर्क करने की क्षमता की कर सके, लेकिन हम आपका उपयोग केवल अपने पैसा के साथ साथ अन्य काम में करने लगे तो मैं शिक्षित नहीं कहलाया। नहीं, तो इससे बहुत सारे लोग जो भागे हैं क्योंकि मंच पर जो आप सोचते हो वाला काम होता नहीं है। एक बच्चा हुआ सर कोचिंग में होली होगा, हम मेरा उम्र क्या है,
तुम्हारे पिताजी का उम्र को हमसे होली खोलेगा तो चीना तो जाओ छुट्टी चलो आगे से तुम, यहाँ कुछ नहीं चलेगा, मनोरंजन केंद्र नहीं है ये। क्या जी, होली खेलना अपना घर ही खेलना, हाँ क्लास में चलेगा तो ना चलेगा। लगता है तो हम पैर पर रखवाता हूँ इकलाई, पिताजी को ना गाल में लगाते हो, नहीं तो हमको क्यों लगाओगे, तुम्हारे पिताजी की उम्र का तो मैं हूँ ही, तुझा सलाह के पीछे तो ये ना चलेगा। मेरे यहाँ व्यवस्था नहीं चल, छोड़ दो, नियम है, व्यवस्था बंद हो जाएगी लेकिन नियम में बदलाव ना चलेगा। हम यहाँ पढ़ने आए, होली खेलने नहीं आए, आए हैं नहीं तो कहूँगा कई होली का भाग गया तो सब जैसी घर है, हाँ जा यहाँ तो होते कोनो उपाय तो नहीं, जाने वाला को कौन रोक सकता है। क्या जी, हम लोग केवल यहाँ ज्ञान लेने देने आए हैं तो केवल ज्ञान लेने देने की ही बात होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। हाँ मुद्दा कहा, उपनिवेशवाद समझ गए होंगे, उपनिवेशवाद को ही साम्राज्यवाद भी कहते हैं। तो एक मोस्ट वीवीआई प्रश्न छोटा सा और, अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश क्यों बनाया? अंग्रेज भारत को अपना गुलाम क्यों बनाया? प्रश्न आ सकता है। क्या जी, उपनिवेशवाद क्या है? 2 नंबर का प्रश्न, पॉलिटिकल में भी हिस्ट्री में भी। आप ये समझ लो कि अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस को बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। हाँ, और 13 से 15 तो पूरा पॉलिटिकल है। तो प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश क्यों बनाया? तो मैंने कहा कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? कारखाना तब चलेगा जब कच्चा माल होगा, और जो कच्चा माल सामान बन गया बाजार में बिकाएगा। तो पहला बात, इंडिया के कच्चा माल को प्राप्त करने के लिए, गलत सही। और दूसरा बात, अपने कारखाना में जो सामान बन गया उस सामान को क्या करने के लिए, गलत के सही। तो उपनिवेश इसलिए बनाया, पहला कि भारत के कच्चा माल को ले सके, दूसरा अपने उद्योग में तैयार माल को बेच सके, तीसरा ईसाई धर्म का प्रचार कर सके। सुदामा से एक छोटा सा प्रश्न होगा, न होगा तब प्रिंस मुंह ने क्या घुमा लिए, खड़ा हो। भारत आने वाला पहला ईसाई पादरी का नाम बताओ। हाँ, हमारे धरोहर लोग हैं बैठे हुए। प्रिंस, कौन छात्र या छात्रा? एक हाथ उठा। लाज नहीं लगता है किसी को? हम भूल गए हैं, क्यों भूले? ना तो याद था क्या? हाँ ठीक है, सेंट थॉमस गंडो फर्नीज। तू इतना बता दो हमको, कहा कि भूल गए। तो गंडो फर्नीज था कौन? जो कि ईसाई धर्म का जो प्रचार करने वाला था। नहीं, गंडो फर्नीज था कौन? अब तो क्लियर हो गया कि गंडो फर्नीज के काल में सेंट थॉमस आया। गंडो फर्नीज पहलवों का महान शासक, और गंडो फर्नीज था विदेशी। अला के थोड़ी चाहिए, गांव में कहावत अला न गेला गोनू घर ही रह गेला। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए मत आओ, ज्ञान लाभ के लिए आओ। आओ तो रिवीजन करो, घर जाओ तो कम से कम 3 घंटा मेरे विषय पर ध्यान दो, 1 घंटा हमसे पढ़ो। ये बात को अपने घर 2 घंटा दो, बेसी नहीं 2 घंटा आपसे समय मांगता हूँ। ईसाई धर्म का अस्तित्व 33 ईस्वी के बाद आया। हाँ हाँ, लेकिन आया था, ईसाई धर्म के अन्य रूप था पहले। तो प्रश्न है, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए क्यों? कि भारत में हिंदू और मुसलमान थे, सबको ईसाई बना दिया जाए। तीसरा, प्रतिकूल जलवायु। इंग्लैंड एक ऐसे देश की तलाश कर रहा था जहां मक्का की खेती हो सके, चाय की खेती हो सके, गन्ना की खेती हो सके, कपास की खेती हो सके, आलू की खेती हो सके, नील की खेती हो सके। इस सब प्रकार की खेती के लिए जलवायु उचित था कौन? इंडिया की मिट्टी, इंडिया की जलवायु उपयुक्त थी। तो यहाँ की जलवायु अंग्रेजों के लायक था, जैसा खोज रहा था। और अंत में समृद्धि की लालसा, धनिक बनने की इच्छा। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। पर आपको बता दें कि जब भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आया था वास्को डिगामा, जब वास्को डिगामा यहां से क्या हुआ, लौटा, तो जितना उसको उपहार मिला और अपने यहाँ जाके बेचा, तो खर्च वर्च काट के 60 गुना
उससे और ज्यादा मुनाफा हुआ था। खर्च वर्च काट के 60 गुना मुनाफा। तो सोचा कि हम भी चलेंगे तुरंत धनिक हो जाएंगे। वो तो मुर्गी के वो पांख तोड़ के ले गया, सोचा कि पूरा मुर्गी ले चला है, खाली सोना का अंडा दे पाएंगे। धनी बनने की लालसा से अंग्रेजों ने भारत को क्या बनाया, अपना उपनिवेश, अपना साम्राज्य बनाया। अब इसके बाद जो मुख्य बातें होती है, मेन बात इतना ही था। इसके बाद छोटी छोटी कहानी क्या कैसे कैसे लूटा, कल के क्लास में चर्चा होगी।